नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जनसंख्या दिवस भी मना रहे हैं लोग, लेकिन जनसंख्या को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, नियंत्रित कैसे किया जाएगा, बाकायदा इसकी सोच पूरे देश में एक तरह की होनी चाहिए। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश हो रही है और उसी के मद्देनजर अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बात करें तो ड्राफ्ट तैयार है, इसे लागू करने के लिए सरकार भी तैयार है। लेकिन सवाल है कि सुझाव के तहत जो चीज़ें मांगी गई थी, क्या उसका इंतजार हो रहा है? क्या जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सीएम योगी की तरफ से जो बात कही गई कि एक खास विशेष समुदाय की जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे अराजकता फैलती है। अगर जनसंख्या को नियंत्रित रखना है, कंट्रोल में रखना है, तो इसकी पूरी तरह से जो स्थिरता है वो समान तरीके से होनी चाहिए। बहुत ही सही बात उनकी तरफ से कही गई, लेकिन ये कब होगा? जब जनसंख्या कानून को सही तरीके से लागू किया जाए। जनसंख्या कानून को सही तरीके से लागू करके इसकी सख्ती से लोगों से पालन कराया जाए। बेहतर हो कि लोगों को जागरूक किया जाए ताकि सख्ती न बरतनी पड़े। लेकिन जिस तरीके से, जिस गति से, जिस तीव्रता से जनसंख्या बढ़ रही है, सख्ती भी इसमें काफ़ी ज़रूरी है। सीएम योगी की तरफ से साफ संदेश दे दिया गया है कि बहुत ही जल्द इस पूरे मसले को लेकर हम लोगों की तरफ से जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इसे लागू किया जाएगा और लागू करने के बाद इसका सही तरीके से लोग पालन भी करेंगे, इस तरह की उम्मीद है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे कि बढ़ती जनसंख्या पर योगी की तरफ से जो स्ट्राइक किया जा रहा है उसको किस तरह से किया जाएगा। क्या कानून का जो पालन करेगा उसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, या फिर एक तरफा मजहब के आधार पर और मजहब को इसमें घुसाकर, इसे मजबूरी बताकर इस कानून को धत्ता बता दिया जाएगा? पहले सुनते हैं प्रतिक्रिया। नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। अगर ये नहीं रुका तो भारत को विश्व के रफ्तार में, विकास के रफ्तार में, विश्व के स्थान पर पहुंचने में कठिनाई होगी, क्योंकि हमारा संसाधन सीमित है। सीमित संसाधन में ये सुरसा रूपी बढ़ती हुई आबादी हम प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया और इजराइल एक साथ पैदा कर रहे हैं। 2 करोड़ से ऊपर बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा कि आज शपथ ले, चाहे सब राजनीतिक दलों से, किसी धर्म और राजनीति के चश्मे से ना देखें, इसे देश के चश्मे से देखें। तो कई तरह की बातें निकलकर सामने आई कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ध्यान देना जरूरी है कि मजहब को इसमें किसी भी तरीके से मजबूरी ना बनने दिया जाए। और ज़रूरत तो ये है कि पूरे देश में जनसंख्या को लेकर एक कानून बनने की ज़रूरत है। वैसे अलग अलग प्रदेशों में इसे लेकर एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है जो काबिले तारीफ़ है, लेकिन पूरे देश में इस तरह के कानून की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि हिंदू के लिए जनसंख्या कानून लागू होता है, बाकी धर्मों पर लागू नहीं होता है। ये सब तमाम तरह की जो सोच है इसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्पना चौहान जिस वक्त हैं नेता
बीजेपी की। अल्पना चौहान जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस के नेता इस वक्त अजय अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। अजय अरोड़ा जी, आपका स्वागत है सर। अल्पना जी के पास में आता हूँ। अल्पना जी, ड्राफ्ट तैयार हो गया, जनसंख्या दिवस भी मनाए जाने लगा है ना, हर साल मनाते ही हम लोग, लेकिन कब कानून कब लागू होगा, इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोग दे पाएंगे? और एक बात मैं जो और कहना चाहता हूं कि जनसंख्या कानून को लेकर एक मजहब की जो मजबूरी हुआ करती थी, उस पर आप लोग बाकायदा अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। हर धर्म के लोगों के बीच में आप इस ड्राफ्ट को लेकर जा रहे हैं। कहीं से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कहीं से खराब ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। मिला जुला कर रिस्पॉन्स अभी तक जो सुझाव आए हैं, कैसा है सुझाव? उस आधार पर कब तक लागू कर दीजिएगा आप लोग? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौरी शंकर जी, आज मुझे इंडिया वॉइस में समय देने के लिए। मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो पहल है, ये पहली ऐसी सरकार है जो अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत चिंतित है। पहली बार किसी ने इतना सोचा है उनके विकास के लिए। आपको एक जरूरत है समझने की, जो चश्मा है लोगों का, वो दो प्रकार के चश्मे से इसको देख रहे हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी का इशारा है वो खुले तौर पर इस ओर है कि आप देखिए, सिर्फ बच्चे पैदा कर लेना मात्र किसी माँ बाप का, किसी समुदाय का, किसी समाज का, परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती है। उन बच्चों को अच्छी तालीम देना, अच्छी शिक्षा देना, काबिल बनाना, और इस काबिल बनाना कि वो देश समाज के काम आ सके, अपने एक अच्छे जीवन को जी सके, ये उन माँ बापों का एक उद्देश्य होता है, हर माँ बाप का। इसके लिए हर माँ बाप, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का हो, प्रयास भी करता है, अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी तालीम देता है। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर एक व्यक्ति 4 शादी करेगा, 3 शादी करेगा और 12 बच्चे पैदा करेगा, तो क्या वो अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दे पाएगा, अच्छा नागरिक बना पाएगा, अच्छी शिक्षा के अवसर दे पाएगा? वो नहीं दे सकता, वो संभव नहीं है। और जनसंख्या असंतुलन की स्थिति इस प्रदेश में पैदा हो रही है, यहाँ तक कि देश में भी पैदा हो रही है। हमें चीन की तरह भारत को सीख लेनी चाहिए कि हम लोग 2 बच्चे का कानून हम लोग पारित करें, उस पर सरकारें काम भी कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल मुख्यमंत्री जी ने की है और जल्दी ही ये लागू भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद अब आता हूँ। अजय अरोड़ा जी, एक बात बताएं, हमारे दो है ना, कांग्रेस की बड़ी देन है, बाकायदा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस की जब सरकार थी उसकी संजीदगी पर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है, कई तरह के सवाल उठाए गए, अलग बात है। लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोग जिस तरीके से जनसंख्या को नियंत्रित करने की कोशिश की, आप लोगों के कार्यकाल में जो कोशिश की गई, वो आधा अधूरा था? ऐसा लग रहा था कि देश के एक खास वर्ग को छोड़ दिया गया और दूसरे खास वर्ग पर पूरी तरह से ज़बरदस्ती लागू किया गया। मुझे थोड़ा सा बताएं, अभी अलग अलग प्रदेशों में इसे लेकर इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ये आपको सही लग रहा है, या फिर जब आपकी सरकार होती तो पूरे देश के लिए इसे एक बड़ा इनिशिएटिव लेकर के चलते? बताइए सर। गौरी शंकर जी, आपने 3 प्रश्न की, मैं बारी बारी उत्तर देता हूँ। दीजिए, पूरा समय बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहन ने बात रखी कि ये योगी जी की शुरुआत है, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत है। शायद ये अभी छोटी हैं, इनका जन्म जब ना हो, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम पूरे देश में चलाया था, इनको नहीं मालूम। दूसरी बात, और किस रूप में चलाया था भैया, वो भी मुझे मालूम है। बहन जी, आपके बीच में क्षमा चाहता हूँ, आप उत्तेजित ना हो, आपकी बारी आएगी। एक मिनट अल्पना जी, बोलने दीजिए उन्हें अपनी पूरी बात रखने दीजिए, इसके बाद काउंटर कीजिएगा। बोलने दीजिए। अजय अरोड़ा जी, बात रखिए, पूरी कीजिए। बहन जी को चुप करा दो प्लीज। हेलो भाई साहब, बोलिए ना, वो चुप है। अल्पना जी, थोड़ा सा रुकिए आप। गौरी शंकर जी, जहां तक आपने प्रश्न किया केंद्र सरकार का, जिस तरह से एक वर्ग को टारगेट किया अभी अल्पना जी ने, एक वर्ग का नाम लेके शादियां करके, कांग्रेस ने जो ये हमने शुरुआत की थी, जो आपने कहा कि आधी अधूरी की थी, हमने शुरुआत पूरे देश पे की थी। किसी वर्ग का भी हो, हमने फैमिली प्लानिंग का हम दो हमारे दो का नारा स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दिया। तो हमारी नीयत साफ थी। और जहां तक आपने कहा कि पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, देखो देश सर्वोपरि है। जिस प्रकार से आज एक मुख्यमंत्री जी ने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया हो इसके लिए कोई ड्राफ्टिंग की हो, सामने आए, आज जनसंख्या दिवस है, इस प्रकार से एक वर्ग को टारगेट ठीक है,
आपको तरीका ठीक होना चाहिए। जिस प्रकार से योगी जी ने बड़ी सभ्यता से, बड़ी तालीम से काम किया, लेकिन अभी जो बहन बोल रही थी अल्पना जी, एक समुदाय को लेके 4 शादियां, ये शादियां, वो जो 12 बच्चे, इस प्रकार एक वर्ग को टारगेट नहीं कर सकते। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि जनसंख्या कंट्रोल हो, भारत विकास की ओर जाए। किस पे लागू होना चाहिए? नहीं, एक मिनट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ आपकी बातों से। अजय अरोड़ा जी, जनसंख्या कानून क्या सभी पर लागू करने के पक्ष में कांग्रेस है या नहीं है? अरे हमने तो शुरुआत की थी, हम तो तैयार बैठे हैं। हमने तो शुरुआत की थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी तैयार, हमने तो देश में अभियान चलाया था। अभी बहन जी कह रही थी आधा ये अभियान किस पर चला था सबको पता है भाई साहब, तो पूरी बात रख दीजिए आप। गौरी शंकर जी, अब मुझे नहीं पता कि आपको कितना विदित है, लेकिन हमने शुरुआत की थी, जब हमारी सरकार थी हमने शुरुआत की और हम पीछे नहीं हटे। आज भी अगर जनसंख्या नियंत्रण कोई कानून बनता है, किसी विशेष वर्ग को टारगेट ना करें, सबके लिए बनाएं। हम देश के साथ हैं, हम समाज के साथ हैं, हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं देश का विकास हो। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। चलिए, अमिताभ कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अमिताभ जी, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं आपको, धन्यवाद। हाँ जी। अमिताभ जी, एक बात बताएं, कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए फैमिली प्लानिंग कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाया गया, वो पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से किया गया नहीं किया गया सवाल हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद अगर उस जनसंख्या नियंत्रण कानून की वजह से कुछ भी फायदा हुआ होता तो इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं हो गई होती। खामियां क्या थी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं आपसे कि कांग्रेस पार्टी के दरमियान जो चीज़ें लागू की गई थी, क्या खामियां थी और अभी क्या ज़रूरत पड़ गई, क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करना, उसे सख्ती से लागू करना कितना ज़रूरी हो गया, बताइए सर। देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के शासनकाल में ही जनसंख्या नियंत्रण पर काम शुरू हो गया था। हाँ, और काफी बेहतर तरीके से काम चल रहा था, लोगों को जागरूक किया जा रहा था, विज्ञापन हो रहे थे, अखबारों में इश्तिहार दिए जाते थे और चीजों को लोग समझने लगे थे। दरअसल इसके लिए जरूरी है जागरूकता, और वो काम कांग्रेस ने खूब किया था। लेकिन आपातकाल के दौरान इस मामले में थोड़ी सी जबरदस्ती हो गई थी। जो स्वर्गीय संजय गांधी ने काफी तेजी से इस कानून को लागू करने की कोशिश की थी और उन्होंने लगभग सारे सरकारी अमले को भिड़ा दिया था, यहाँ तक कि शिक्षक वगैरह को भी, कि भाई आप जो है ये लोगों का ये कीजिए, स्टरलाइजेशन करना है, और सबको एक टारगेट दे दिया गया था। जिस दौरान उस टारगेट की वजह से परेशान होकर के लोगों ने बहुत ज्यादतियां की, जबरदस्ती लगभग 52 लाख लोगों का हुआ था, स्टरलाइजेशन हुआ था। उन ज्यादतियों की वजह से लोगों के अंदर बहुत रोष पनपा और बहुत क्रोधित हुए लोग, खास करके दिल्ली में इस बात को लेकर के काफी गुस्सा पनपा था। ऐसा माना जाता है कि एक खास वर्ग को, समुदाय को टारगेट किया गया। वैसे सबके ऊपर ये लागू हुआ था, ऐसा नहीं था कि केवल उन्हीं को टारगेट किया गया। क्योंकि ऐसा है कि हमारे देश में एक समुदाय जो है वो जनसंख्या नियंत्रण में यकीन ही नहीं रखता, बल्कि वो इसका विरोध करता रहा है हमेशा। इसीलिए वो अपने आप सामने आ जाते हैं और उनकी बातें लोग उनसे कहने लगते हैं कि भाई आप लोग बिल्कुल जो है इसके खिलाफ हो। जनसंख्या नियंत्रण की जहां तक बात है, तो ये दुनिया जान रही है कि जनसंख्या का नियंत्रण बहुत आवश्यक हो गया है। और हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक इसलिए हो गया है कि अब हम कुछ ही सालों में चीन को भी पार करने जा रहे हैं, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हम बनने जा रहे हैं। जबकि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो सीमित हैं, तो आबादी को नियंत्रण तो करना ही पड़ेगा और यह सबको समझना पड़ेगा। तो क्या अमिताभ सर, एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि जैसे ठीक है योगी सरकार की तरफ से ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है, बहुत ही जल्द लागू करने की बात हो रही है, अभी सुझाव भी लोगों से ले लिया गया है, हो सकता है कि जल्दी लागू हो जाए, कुछ तारीख वारीख डेट बता दिया जाए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पूरे देश में है? अलग अलग प्रदेशों की तरफ से इसका इनिशिएटिव क्यों लिया जा रहा है? क्या इस पर एक मत होने की ज़रूरत नहीं है पूरे देश को?
इसमें मजहब की मजबूरी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो जो विकराल समस्या खड़ी हो रही है, चाहे रोजगार को लेकर हो, संसाधन को लेकर हो, कैसे है ना, जनसंख्या अगर बहुत विस्फोटक स्थिति में पहुंच जाएगी तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। तो ये पूरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पूरे देश को जो है सब पूरे देश में चल भी रहा है। देखिए, एक जागरूकता अभियान तो लगातार जारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। 2019 में राकेश जी जो है बीजेपी के, वो एक विधेयक भी लाए थे, निजी विधेयक एक लेकर आए थे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। लेकिन ऐसा महसूस किया गया, हाल में भी उसके ऊपर चर्चा हुई थी, ऐसा महसूस किया गया कि इसको जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस सरकार का अनुभव था जब जबरदस्ती की गई थी तो उसका बहुत बुरा असर देखने को मिला था। ये नहीं कि केवल सरकार चली गई, जनता में बहुत आक्रोश हो गया था, इस बात को लेकर के बहुत आक्रोश था और बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे। और दूसरी बात, बहुत अन्याय और अत्याचार हुआ था। यंग बच्चों की नसबंदियां कर गई थी, जो स्टरलाइजेशन हुआ था। जी जी जी, जो जिनके बच्चे नहीं है उनको पकड़ कर उनको जबरदस्ती उनका स्टरलाइजेशन कर दिया गया था, नसबंदी कर दी गई थी, जो उस वक्त काफी माने लोगों नहीं, मुझे थोड़ा सा एक बात आपसे बहुत अच्छे से समझना है अमिताभ जी। क्या आपको नहीं लगता एक जो आरोप लगाया जाता है, अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो अलग बात है, लेकिन एक आरोप लगाया जाता है कि जितने भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, फैमिली प्लानिंग को लेकर जितने भी प्लान आए, इसको एक मतलब हिंदू वर्ग ने तो बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सेप्ट किया और हमारे दो के फॉर्मूले को बहुत बेहतर तरीके से उसने एक्सेप्ट किया, उसी के हिसाब से परिवार की जनसंख्या को नियंत्रित करने में सफल रहे। लेकिन मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वे लोग जनसंख्या नियंत्रण में बिलीव नहीं करते और इस पूरे कानून को सहयोग करने वाले नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीज़ें दिखेंगी, जैसे आपने कहा ना कि ज़बरदस्ती ना थोपा जाए, तो क्या वो सहयोग करने के लिए तैयार होंगे इस बार? क्योंकि है ना, क्योंकि उस समय की बात अलग है, लेकिन अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है, तो जागरूकता की वजह से लोग सपोर्ट करेंगे या अभी भी मजहब की मजबूरी का हवाला देंगे? देखिए, मजहब की मजबूरी तब तक ही ज्यादा मजबूरी होती है जब तक आप शिक्षित नहीं होते हैं। हाँ। मुसलमानों में भी आप एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो शिक्षित है, उनके यहाँ आप देखिए वो 1, 2, 3 ही बच्चे हैं जो पढ़ लिख गए हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके यहाँ अपने आप उनके यहाँ भी बच्चों की संख्या कम हो जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा हो और जागरूकता भी हो, क्योंकि होता यह है कि जब तक लोग अशिक्षित होते हैं और एकदम से केवल अपने जीवन यापन में उलझे होते हैं, बहुत सी परेशानियों से घिरे होते हैं, तो जो पंडित मौलवी होते हैं ना, इनकी बातों को वो ज्यादा सुनते हैं। और क्योंकि उनके यहाँ देखिए धार्मिक व्यवस्था है जिसमें कहा गया है कि भाई बच्चों को रोकने की जरूरत नहीं है, वो इसे बुरा मानते हैं कि भाई इससे भगवान जो है वो नाराज होते हैं अगर आप बच्चों को रोकने की कोशिश करते हैं, ये भगवान की देन है, तो इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाना चाहिए। तो अब एक बड़ी आबादी चूंकि उसी से प्रभावित है और मौलवियों की बात वो सुनती है, तो निश्चित रूप से उन्हें परेशानी होगी और उनकी केवल एक वर्ग की जनसंख्या बढ़े तो निश्चित रूप से योगी जी ने जैसा कहा है किसी भी प्रदेश में मुश्किलें पैदा होती हैं। और हमने ये देखा है कि जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश का उदाहरण है। भारत में देखिए, जब आजाद हुआ था भारत तो मुस्लिम आबादी 3.5 करोड़ के आसपास थी। ठीक है। और वो अब बढ़ के 14 करोड़ पहुंच गई है, कागजों में उससे ज्यादा हो गई है। और ज्यादा है सर, और ज्यादा। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होता। लेकिन इसके उलट पाकिस्तान में देखें आप, तो उस समय जो आजादी के वक्त जो हिंदुओं की स्थिति थी वो एकदम गिर करके अब शायद 2-3% पर आकर के रुक गई है। तो इससे पता चलता है कि एक ही वर्ग का अगर बहुत ज्यादा प्रसार हो जाता है, ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो अन्य वर्गों पे बहुत दबाव पड़ने लगता है और एक अन्याय अत्याचार की स्थितियां बनती है, जैसा कि योगी जी ने कहा है। चलिए बिल्कुल सर, मैं अब थोड़ी देर में आता हूँ अमिताभ जी, बहुत ही अच्छी जानकारी सर। मैं और कुछ और सवाल लेकर आता हूँ आपके पास। समाजवादी पार्टी के नेता नवीन दुबे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दुबे जी, अच्छा लग रहा है ना? अब देखिए सब ड्राफ्ट तैयार है, सुझाव भी ले लिए गए हैं, जनसंख्या नियंत्रण तो होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सोची है कि समाजवाद को फॉलो किया जाए, है ना? तो समाजवाद में तो ये चीज़ें भी आती है नवीन दुबे जी कि हर लोगों को बराबर, है ना, अगर कोई 2 रोटी खाता है और कोई 1 रोटी खाता है, इसका मतलब ये नहीं कि 1 रोटी खाने वाले को 1 ही मिलेगा, 2 खाने वाले को 2 मिलेगा, उसको भी 2 दीजिए। अब 1 रोटी का क्या करेगा वो जाने।
इस पर बिलीव करते हैं ना आप लोग, नवीन दुबे जी? निश्चित तौर पर समाजवाद समतामूलक समाज की स्थापना की बात करती है समाजवादी पार्टी, और समाजवाद यही कहता भी है। जी जी बोलिए, आगे बोलिए। मैं एक चीज कहना चाह रहा था गौरीशंकर जी, अभी मैं आदरणीय अमिताभ जी को सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने, बहुत बातचीत की धरातल पर खरी उतरने वाली चीजें भी कही हैं। लेकिन आज की तारीख में जनसंख्या दिवस पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया है, आप उसकी अगर अवधारणा को देखें, हाँ, क्या गलत क्या उसमें जरा बताइए। नहीं, क्या गलत कहा उन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष को, संप्रदाय विशेष को अपने बयान में टारगेट किया, जबकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। टारगेट किया या सच्चाई उन्होंने कहा? नहीं, सच्चाई में मैं उत्तर भी आऊंगा, मैं फिर मेरा आप मुझे बताओ, आप लोग क्यों नहीं बिलीव करना चाहते हो नवीन दुबे जी कि अगर किसी एक शंकर जी, मैं प्रूव करूंगा उस चीज को। बोलिए। मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं प्रूव करता हूं। ये अवधारणा एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, और पिछले 8 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है। आखिर इन 8 वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण पर कितना काम किया गया है? आप छोड़ दीजिए नियंत्रण को, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसके बारे में जो शिक्षा है, जो प्रचार प्रसार है, उस पर कितना काम किया है, कितना इन्होंने बजट एलोकेट किया है, उसके लिए बता नहीं पाएंगे। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पे। अभी आदरणीय अमिताभ जी बोल रहे थे कि संप्रदाय विशेष की आबादी ज्यादा बढ़ गई है और ये कम हो गए, फलाना कम हो गए। मैं आपको बता दूं, मैं मजदूरों, गरीबों, लेबर्स के बीच में जाता हूं, सोशल वर्क से जुड़ा हुआ हूं, मैं देखता हूं वहां जाकर। मजदूर वर्ग जो होता है वो पर्टिकुलरली कोई जाति विशेष नहीं होता है, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, अन्य धर्म भी है, आदिवासी भी हैं, आपके अन्य जातियों के भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ। उनके बीच में क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है कि अशिक्षा मेजर कारण है, और इस अशिक्षा के कारण जो आबादी बढ़ रही है। अभी अमिताभ जी ने कहा था कि जो शिक्षित मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके 2 बच्चे हद से 3, यही चल रहा है। मैं भी जितने अपने इर्द गिर्द के मुस्लिम समाज के लोगों से वाकिफ हूं, वो सब लोग स्वतः जनसंख्या नियंत्रण के रूल का पालन करते हैं, कानून हो अथवा ना हो, लेकिन वो चाहते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको अपने बच्चों को दे सके। आज की जिम्मेदारी ये है हमारी कि अगर हम कैटल क्लास की तरफ बच्चों को बढ़ाते चले जाएंगे, बच्चे एकदम से पैदा होते चले जाएंगे, इस पर प्रतिबंध होना बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर सरकार नहीं तो एक मिनट दुबे जी, एक मिनट, थोड़ा सा डिट्रैक्ट हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये 2 बच्चों वाला फॉर्मूला लागू होना चाहिए ना मुसलमानों के ऊपर भी? क्यों लागू होना चाहिए ना? हिंदुओं में क्यों नहीं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ सवाल, नहीं भाई साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 2 बच्चे का जो फॉर्मूला है, ये मुसलमान समुदाय के ऊपर भी लागू होना चाहिए कि आप 3 शादी करें या 4 शादी करें, बच्चा 2 ही होना चाहिए आपके पास? लागू होना चाहिए। इसमें हिंदू और मुसलमान का कोई विषय ही नहीं है साहब। क्या मुसलमान भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनको भारत में जो पैदा हुए वो भारतीय नहीं है? क्या वो विदेशी है? आज योगी जी के बयान को आप देखिए, मूल भारतीय शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। उस मूल भारतीय का अभिप्राय बता दो मुझे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये फूट डालने की जो प्रवृत्ति है इसको बदलना चाहिए। और योगी जी एक संत है, संत के लिए तो सब जातियां, सब धर्म, सब समभाव होता है, समान होते हैं। इस तरीके की भाषा तो ये समाज क्यों अल्पना चौहान जी, समाजवादी पार्टी वाले सिखाएंगे आप लोग को सर्व धर्म समभाव? मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ पूरी जिम्मेदारी, अल्पना जी को बोलने दीजिए, आपका जवाब अल्पना जी देंगे। अल्पना जी बोलेंगे, आपका जवाब देंगे। हाँ बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ, बोले फिर मैं जवाब देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपकी बात बहुत शांति के साथ सुनी, सुन लीजिए। पहली बात तो ये गौरी शंकर जी, सबसे पहली बात यह है कि समाजवादी पार्टी वालों की आंखों पर परिवारवाद का चश्मा चढ़ा हुआ है, इनको नहीं दिखेगा। मूल बात, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो जड़ तक नहीं पहुंच सकते, अगर वो सच कहने की ताकत नहीं रखते, तो ऐसे मुख्यमंत्री जी का होने का कोई मतलब नहीं है। हमें गर्व है कि योगी जी ने जड़ पर पहुंचकर मूल मुद्दे की बात की। अल्पना जी, साध्वी प्राची, साध्वी रितंबरा 4 बच्चे पैदा करने की बात करती है, उसका आप समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगी, योगी जी समर्थन करेंगे? बताइए आप जरा मुझे। 12 बच्चों की बात आप बताइए ना। सेकंड चूज देश के अंदर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश को
टारगेट करने वाली नीतियां हिंदू कभी स्वीकार समाज नहीं की जाएंगी। में 4 बच्चों से होगा। अधिकतम बच्चे कोई पैदा नहीं करता। अब योगी जी अरे भाई, बात कर रहे हैं, आपकी शादी सिर्फ प्राची और सिर्फ बोलती है, आप बोलिए उनको आप मैंने खंडन सच्चे कीजिए, समाज, निंदा कीजिए, सिर्फ बोलिए, और है सिर्फ आपके अंदर, सिर्फ आप और निंदा सिर्फ कीजिए ना, सच्चे समाज है। कल्पना जी, आप सिर्फ और निंदा सिर्फ कीजिए, मुस्लिम उनके बयान समुदाय दी, है, आप जो बोलिए सबसे स्वामी ज्यादा रतन बच्चे ने पैदा बहुत करता बयान है। दिया है, निंदा करती हूँ, हमारे आप परिवार बोलिए, में अल्लाह इतना हमारे हौसला परिवार लाइए में अपने भगवान अंदर, की आप देन टीवी है डिबेट पर हमारे बैठी बच्चे। हैं, आप बोलिए ना आकर, तुष्टिकरण क्या की उन्होंने राजनीति बयान करते दिया हैं। है, इस देश की आप जनसंख्या को मुसलमानों बढ़ाने की के लिए राजनीति करते हैं, तो एक इसलिए आप विकोपक बयान मुसलमानों के दिया है, साथ जो गलत है। समाज को समता मूलक समाज की स्थापना के लिए आपको समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। मुस्लिम समुदाय आपको क्यों बुरे लगेंगे? आपको तो अच्छे लगेंगे कि मुसलमानों के बारे में। अरे भाई, मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है क्या? वोट बैंक पर मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है, उनके समान अधिकार नहीं है क्या? वो दोयम दर्जे के नागरिक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके की बात आप कर रही है भाई? आप मुझे जवाब दे दीजिए कि साध्वी प्राची, साध्वी रितंबरा जो 4 बच्चे पैदा करने के बयान करती है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। मैं थोड़ी देर के बाद इस बात को समझने की कोशिश करूंगा। मुझे लग रहा है अमिताभ जी सबसे बेहतर समझा पाएंगे। बाकी हर जगह पॉलिटिक्स मेरे को दिख रही है कि क्या देश के संसाधन के साथ सही बंटवारा नहीं होना चाहिए? अगर सही बंटवारा है तो जनसंख्या का संतुलन अगर सही करने की कोशिश किसी सरकार की तरफ से की जा रही तो इसमें क्या गलती है? किसी को यहाँ पर मजहब और धर्म ये सब चीज़ें क्यों दिख रही है? अगर 2 बच्चे का फॉर्मूला अगर हिंदू पर लागू होता है तो मुसलमान पर भी लागू होना चाहिए, ईसाई पर भी लागू होना चाहिए, बाकी धर्मों पर भी लागू होना चाहिए। फिर 2 के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो ये तय करने की जरूरत है। कांग्रेस वाले कह रहे थे ना कि फैमिली प्लानिंग कांग्रेस पार्टी ने लाया। भाई साहब लाए, बहुत सोचे, बहुत कुछ किए, लेकिन हुआ क्या हुआ बता दीजिए ना। हिंदुओं की जनसंख्या भी बढ़ती गई, मुसलमानों की भी जनसंख्या बढ़ती गई, है ना, और देश का बंटाधार हो रहा है जनसंख्या की वजह से। ऐसा नहीं है कि हमारे पास संसाधन नहीं, लेकिन संसाधनों पर इतना कब्जा होता जा रहा है चीजों को लेकर के। इसका सही बंटवारा कैसे होगा? मैं आता हूं, छोटे से ब्रेक के बाद मैं आता हूं, तुरंत हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है और हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी हो रही है, ड्राफ्ट तैयार है, कब लागू किया जाएगा फिलहाल तारीख पता नहीं है। और इसी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बयान दिया गया कि जनसंख्या स्थिरीकरण कितना ज़रूरी है, इसे नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी है कि एक तरफा किसी खास वर्ग की जनसंख्या न बढ़ जाए। उससे संसाधनों में बंटवारा अलग अलग तरीके से होता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, और यहीं से सबसे बड़ी दिक्कत बढ़ने लगती है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। एक बार फिर से मैं चलूँगा अमिताभ जी के पास में चल रहा हूँ। अमिताभ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी एक बात बताएं, संसाधनों की हमेशा कमी होती है, किसी भी देश में आप चले जाएं। ऐसा नहीं कि संसाधन उसके पास नहीं है, उसका दोहन, सही तरीके से दोहन करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसमें हर देश में कुछ ना कुछ कमी दिखती है। हमारे देश में भी है, ऐसी बात नहीं है। संसाधनों को बढ़ाने के साथ साथ उसकी कैपेबिलिटी को, दोहन करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ाते जाएं। जनसंख्या बढ़ भी रहा है, तब भी हम लोग अच्छे तरीके से भरण पोषण करवा सकते हैं अपनी जनसंख्या को। लेकिन अगर 10 रुपया अगर उसका प्रोडक्शन है और 10 रुपये को बांटना है 10 लोगों के बीच में, तो हिसाब तो 1-1 रुपया का बनता है ना सर। अब लेकिन दिक्कत ये आती है कि 10 रुपया का हिसाब तो हमारा था, लेकिन उसमें से 6 आदमी का हिसाब तो ठीक है, बाकी 4 लोगों ने और 4 लोगों को जोड़ लिया है, यानी कि 4 चौक 16 लोग हो गए उसके, और 16 और 6 कितने हो गए? 24 लोग हो गए। अब 10 रुपये में फिर 24 लोगों को बांटना है। जनसंख्या का दबाव तो सर यही कहता है ना। तो ये जो जोड़ने वाले लोग हैं उसी को तो कंट्रोल करना है ना। जनसंख्या नियंत्रण का मतलब क्या हुआ कि जो जोड़ रहे हैं, 2 से ज़्यादा जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझाया जा रहा है कि ऐसा मत करो भाई, जो है ना, मेरे पास 10 रुपया है, 10 लोगों में बांटना है, 10 का 24 मत बनाओ। नहीं देखिए, सब पहले तो मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं जी कि पिछले 2 दशकों का जो सेंसस जनगणना होती है उससे जो अनुपात निकल के आया है, तो उसमें बढ़िया बात यह है कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है, जनसंख्या वृद्धि की दर जो है उसमें प्रतिशत कमी आई है सर। और यह सभी वर्गों में आई है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं में आई है, ऐसी बात नहीं है। हिंदुओं का विकास दर जो है 1 दशक पहले
जो 19.92% था, जो पिछले दशक में घट करके 16.76% हो गया। इसी तरह से मुस्लिम वर्ग का जो प्रतिशत था वो 29.5% था, वो भी घट करके पिछले दशक में 24.6% हुआ है। इसी तरीके से अन्य वर्गों में भी जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें कमी आई है। निश्चित रूप से इसका मतलब है कि लोगों में एक जागरूकता आ रही है। तो हमको उस जागरूकता को बढ़ाना है। और यहाँ पर देखिए, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हर व्यक्ति हमारा नागरिक है। सच्चाई सामने आनी चाहिए और उस पर साफ साफ स्पष्ट बातचीत भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमें यह समझाने की जरूरत है कि भाई अब देखिए, हजारों साल पहले किस सोच के लोग हम लोग थे, उस समय की क्या जरूरत थी, उसके हिसाब से क्या हम करते थे, उसके हिसाब से आज हम नहीं चल सकते। आज की हमारी जरूरत है। उस समय जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी, तो लोगों को ये लगता था कि 2 बच्चे ज्यादा होंगे तो हमारी रोजी रोटी का ज्यादा साधन हमारे पास उपलब्ध होगा। आज स्थिति ये है कि हम देख रहे हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों पे ही जोर पड़ रहा है और कल को हो सकता है कि आबादी इतनी हो जाए कि हम जो मूलभूत जरूरतें हैं उसको भी पूरा न कर पाए। इसलिए जरूरी है कि हम नियंत्रित करें अपने आबादी को, इस पृथ्वी को बचाएं। इसमें सबका सहयोग हमें चाहिए। योगी जी ने कोई गलत बात नहीं की, बहुत स्पष्ट बात की है और साफ साफ बात की है कि जो सबसे वल्नरेबल होता है, जो सबसे ज्यादा गलतियां कर रहा होता है, उस वर्ग को अगर इंगित किया जाए तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। क्यों अजय अरोड़ा जी? हाँ, अमिताभ जी जो बात कह रहे हैं, अब योगी आदित्यनाथ की बात आप लोगों को कहाँ से खराब लग रही है? क्यों आप लोग को एकदम से चुभ जाती है कि ऐसा क्यों कह दिया उन्होंने? अजय अरोड़ा जी। गौरी शंकर जी बोलिए। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से नेता प्रवक्ता जिस प्रकार से बात करते हैं, अभी अल्पना जी भी कह रही थी। अब थोड़ा सा डिबेट ओपन हो गया है तो मैं बहुत ज्यादा रोकूंगा नहीं किसी को। कोई टोकना चाहेगा तो टोक सकता है, फिर ये मत कहना कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। मैं सिर्फ रोकूंगा अमिताभ जी के लिए तीनों लोगों को। नुपुर शर्मा ने क्या बयान दिया? आप हिंदू समाज से मुझे बताइए, बात शुरू करने से पहले कितने बच्चे हैं? क्या बोला? इनको ज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान भाई ज्ञान आप विषय पर आ ही नहीं रहे हैं। आप ध्रुवीकरण की, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपको मुसलमानों को अगर इंगित कर दिया तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? हमें कोई दर्द नहीं हो रहा है। बताइए ना, दर्द क्यों हो रहा है आपको? इतना दर्द आपको हो रहा है। आप हिंदू मुस्लिम हमें नहीं हो रहा, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं भाई। जिस समाज में दिक्कत है, आपका मान लीजिए अगर हाथ में कोई घाव हो जाए, अगर आपके हाथ में जरूरत है फ्रैक्चर की, तो आप हाथ की तो बात करेंगे, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप हड्डी की बात थोड़ी ना करेंगे। तो हम जहाँ आप देखिए, इस पैनल में इस समय सभी लोग हिंदू समाज के हैं। तभी बता दीजिए, मुझे एक बात बताइए, सभी के 2 या 3 बच्चे जितने भी थे, ये विषय जो है जनसंख्या पर है, नुपुर शर्मा पर नहीं है। राजस्थान में कन्हैया कन्हैया को मरवा दिया। आपने कन्हैया को मरवा दिया, अच्छा किया आपने। आपने उसको प्रोडक्शन शर्मा बनने का प्रयास नहीं दिया, अच्छा किया आपने। भैया मुझे बताइए, आपने अच्छा किया, आपने कन्हैया को मरवा दिया आपके नेताओं ने। विषय की बात कीजिए। आज अगर किसी समुदाय की जनसंख्या बढ़ी हुई है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बात कहते हैं, आप ऐसे बोली जा रही हैं। भैया स्वीकारिए मुझे बात। आप मुझे बताइए क्या आपको कड़वा लग रहा है? पहले सुनिए, मुझे ये बताइए, आज सुनना बुरा है क्या? आज अच्छा होता अगर मुख्यमंत्री जी पीड़ित समाज की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जिस समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही है, दिक्कत क्या है? आदित्यनाथ योगी ओवरटेक कर रहे हैं। राजनीति से ऊपर उठकर देखिए, आप मुसलमानों को सत्ता लूट चुके हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति पर मत काम कीजिए। सुनिए, अरे भैया, मुझे डिबेट का ज्ञान मत दीजिए। मुझे ये बताइए, तुष्टीकरण की राजनीति कब तक करेंगे? अरे मोदी जी ने आपने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया, क्या किया? आपने फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम किया? आपने जवान बच्चों को पकड़ के उनको जबरन उनकी नसबंदियां करवा दी, क्या थी आपकी नीति? बताइए मुझे। सबसे विफल आपकी नीति थी, आपको मालूम ही नहीं है। सबसे विफल आपकी नीति थी। इतिहास की किताबें हैं, महिला ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। अगर मैं पैदा नहीं हुई होंगी, महिला की गरिमा, अगर मैं पैदा नहीं होंगी तो मैं इतिहास को मैंने पढ़ा होगा। चलिए एक मिनट अल्पना जी, एक मिनट अल्पना जी एक मिनट एक मिनट रुकिए। अजय अरोड़ा जी, थोड़ा सा कॉन्क्रीट कुछ बताओ ना। कॉन्क्रीट मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता की तरफ से जानना चाहता हूं कि
जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो बाकायदा एक बड़ी बहस चल रही है इस वक्त पूरे देश में, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इसे लेकर? कांग्रेस पार्टी से इसे समर्थन दे रही है ना? कांग्रेस पार्टी को लगता है ना कि बहुत सही काम सरकार ने शुरू किया है इस चीज को? अपनी डिबेट डिवाइड कीजिए। मैंने शुरुआत से कहा है, आज भी हम कह रहे हैं देश के साथ है, जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए। मैं तो ये कहता कि एक वर्ग को टारगेट नहीं करना चाहिए, हमें देश को नहीं तो टारगेट कहाँ हो रहा है? तो सबके ऊपर लागू होगा, कौन टारगेट कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ किसी खास तरह के धर्म पे लागू हो रहा है, ऐसा तो है नहीं ना? मुझे नहीं पता। देखो, हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई, और हमने जब अभियान छेड़ा था, हमारे दो का हमने सभी के लिए बराबर किया था। हमने एक समुदाय के लिए नहीं किया था, हमने पूरे देश के लिए चलाया था अभियान ये। ठीक है, बाद में जैसे अमिताभ जी ने बोला कि हम ज्यादा एक्टिव हो गए, ज्यादा तेजी से चला, हमने विज्ञापन भी खूब दिए। आज प्रधानमंत्री जी को चाहिए था, आज जनसंख्या दिवस पे वो पूरे देश में अपील करते। आपका स्टार्टिंग में प्रश्न ये था कि राज्य क्यों, बाकी राज्य क्यों नहीं, देश क्यों नहीं, आपका प्रश्न ये था। शुरुआत की डिबेट देखना आप रिवाइंड करके। तो मैं कहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी आते, अपनी मन की बात करते, जनसंख्या नियंत्रण की बात करते। कई बार कह चुके हैं वैसे। योगी जी के कंधे पर रखे बंदूक चलाई है। आपको याद नहीं रहती? चलिए सर, मैं आता हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद में आऊंगा, मैं थोड़ी देर के बाद में आना चाहता हूँ। उन्होंने इस बात का आह्वान किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को नहीं। अल्पना जी एक सवाल, अल्पना जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आ रहे एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। ऐसा क्यों लगता है कि जनसंख्या कानून को लेकर जो बहस चल रही है, बाकायदा बीजेपी के कई बड़े नेताओं की तरफ से, खासतौर पर गिरिराज सिंह का नाम तो इसमें सबसे नंबर 1 आता है ना, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बाकायदा उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही कि मेरा अंतिम लक्ष्य यही है, जिस दिन पूरा हो जाएगा समझो मेरी राजनीति पूरी हो गई। मुझे जानना ऐसा क्यों है कि कुछ खास नेताओं की तरफ से जब बयानबाजी की जाती है बीजेपी की तरफ से, तो लगता है ऐसा कि जनसंख्या कानून इसलिए क्योंकि एक खास वर्ग में बढ़ती जनसंख्या को लेकर के उस पर लगाम लगानी या अंकुश लगानी है, जबकि कानून को देखें तो सबके लिए हिसाब बराबर लगता है। तो फिर इस तरह की एक धारणा लोगों के अंदर क्यों जा रही है? क्यों बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी में कुछ कमियां दिखती हैं? उनके बयान से लगता है कि खास वर्ग को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? देखिए गौरी शंकर जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में कार्य कर रहे हैं जब से हमारी सरकार आई है। हाँ, 70 साल आपने झूठ ही बोला है, तो आपको झूठ ही दिखेगा। ये पहली बार नहीं हो रहा है। दूसरा विषय, गौरी शंकर जी आप बताइए, राशन की स्कीम चल रही है, अगर घर घर बताइए क्या हमारी सरकार ये पूछ रही है? आप ये बताइए, क्या ये सरकार पूछ रही है कि राम को मिल रहा है कि रहीम को मिल रहा है? आपने लाल किला गिरवी रख दिया, हमारा बनाया हुआ आपने सब बर्बाद कर दिया। आप हवाई जहाज, देखिए गर्मी में मैं जानती हूँ, लेकिन डिबेट में इतनी गर्मी दिखाने का कोई लॉजिक नहीं है। सबके घरों में ऐसी शांति से बात सुन लीजिए। मैं जानती हूँ माहौल गर्म है, गर्मी है देश में, गर्मी पड़ रही है, लेकिन इतनी गर्मी डिबेट में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए कि आर्थिक रूप से अगर मुसलमान, देखिए मुसलमानों की चिंता सबसे पहले कौन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो स्कीमें लागू होती है, क्या मुस्लिम समुदाय को उससे अलग रखा जाता है? आप बताइए। अगर राशन बढ़ता है तो सबको बराबर है। बिल्कुल की हम तो मना कर रहे हैं, मदरसों में मत पढ़ाते। आप मदरसों में क्या बना रहे हैं? अजय अरोड़ा जी, ठीक है भाई साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हो ना, गरीबी हटाओ अभियान चलाया गया था आप लोगों की तरफ से। कितने लोगों का पेट भर पाए आप लोग भाई साहब, है ना? देश की हालत और खराब। देखिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सरकार किसी की भी हो, है ना, देश की जनता के साथ जब बेहतर होगा ना, तभी लोग कहेंगे कि बेहतर हुआ। भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत कीजिए, आप अपनी अंतःकलह को संभालिए, अपनी पार्टी को सुदृढ़ कीजिए आर्थिक रूप से और राजनीतिक परिपक्वता लाइए अपने। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ अल्पना जी, थोड़ी देर के बाद में आऊंगा। मैं दुबे जी सवाल एक पूछ लेते हैं। दुबे जी, में 3 तलाक का कानून आता है तो इनको दिक्कत होती है गौरी शंकर जी। नहीं, दुबे जी के लिए एक बड़ा मतलब झटका देने वाला झटका थोड़ा सा लगेगा इनको। पता है दुबे जी आपको एक चीज, ये सुझाव मांगा गया था जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है ना उत्तर प्रदेश में कानून आने वाला, उस पर सुझाव मांगा गया था। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, शायद मेरी बात से अमिताभ जी भी सहमत होंगे। सुझाव में
जो मुस्लिम समुदाय के युवाओं से बातचीत की गई, लोगों से बातचीत की गई, उसमें अधिकतर लोगों ने कहा कि नहीं, ये बहुत ही बेहतर है, इसे पालन किया जाएगा, 2 बच्चे से ज़्यादा हम लोग भी नहीं चाहते। इवन कई लोगों ने कहा है कि एक ही बच्चा काफ़ी है। अब आप लोग का पूरा वोट बैंक जो है ना, जो समीकरण है, उस समीकरण में ये 2 बच्चे वाला फॉर्मूला के हिसाब से तो बड़ा नुकसान हो जाएगा आप लोगों को कहीं। इसलिए तो आप लोग बौखलाए हुए नहीं कि पता नहीं क्या क्या सरकार कर रही है और हम लोग का पूरा बेस खराब होगा इससे। कुछ ये आधार तो नहीं आप लोगों का विरोध करने का? गौरी शंकर जी, देखिए ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था, समाजवादी पार्टी का कोई एक पर्टिकुलर वर्ग वोट बैंक नहीं है। जो लोग समाजवादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। उसमें हिंदू वर्ग भी पर्याप्त प्रचुर मात्रा में है, मुस्लिम समाज भी है, ईसाई समाज भी है, सिख समाज भी है, जैन समाज भी है। सर एक मिनट रुकना चाहेंगे सर। 2012 एक मिनट नवीन जी, 2012 के मंत्रिमंडल को कभी देखा आपने गौर से? जब अखिलेश यादव सीएम बने थे, उनके मंत्रिमंडल को गौर से देखा था आप लोगों ने कभी? उनके मंत्रिमंडल में, सुन लीजिए बता देते हैं, जो कहते हैं ना समाजवाद आप लोग जो कहते हैं, उनके आप लोगों ने ओबीसी की राजनीति की और सारे ओबीसी वाले को साइड कर दिया आप लोगों ने। और उनके मंत्रालय में 1-2 लोगों को छोड़ के सभी के सभी लोग या तो मुसलमान थे या यादव थे। एक ऐसा समाजवाद है आपके सभी कैसे कह सकते हैं? आप बता दीजिए कैसे कह सकते हैं? मतलब सारे, मतलब मंत्रिमंडल में सिर्फ यादव योग्य नजर आए आपको? और भी कई जातियों ने वोट किया होगा ना 2012 में आपको, उनके लोग आपको योग्य नजर नहीं आए और यही वजह रहा ना कि सब छोड़ करके चले गए आप। मंत्रिमंडल में मंत्री पद तय करना, तो ये समाजवाद वाला बात मेरे सामने मत किया करो। मैं आपको बता दूं, पहली चीज गौरीशंकर जी, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, उसमें कोई टिप्पणी टीका होनी नहीं। तो विशेषाधिकार में से भी यादव दिखते हैं क्या? एक चीज उसी में आ रहा हूँ। दुबे भी तो दिख सकते थे। भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्रिमंडल है गौरीशंकर जी, बहुत अब समझ में आया है आप लोग को, लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। आप बोलने नहीं देंगे, फिर फायदा क्या भाई साहब? मेरी बात तो सुन लो। बोलिए। आज की तारीख में योगी जी की सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसमें मंत्रियों के हाथ पीछे रस्सी से ऐसे बांधे हुए हैं। और मजेदार बात, अभी हाल ही में डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्रालय में कार्य लिए ब्रजेश पाठक जी बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है उनके दिमाग में तबादले हो रहे हैं। इस तरीके की सरकार चल रही है। आप ये बताइए, पावरलेस मंत्री बना के आप बैठा जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस देश को? इनके पास कोई काम नहीं है, केवल जाति का समीकरण करना, हिंदू मुसलमान करना, भावनाओं को भड़काना, ये सब काम है। अभी ये असल मुद्दे सुनने की आदत डाली हम मुझे ये बताइए, जिस इंसान की उंगली पकड़ कर चले, क्या वो सरकार आपके घर में दिए जाते हैं? सुन लीजिए, आपके घर में वो संस्कार दिए जाते हैं? नहीं, मुझे बताइए ना, मुझे भाई साहब ये बताइए, क्या मुझे बताइए ना कि चाचा जी को क्यों दरकिनार कर दिया? आप चुप नहीं होते थे ना दुबे जी, तो मैं सोचा है आज अल्पना जी को बुलाऊंगा। दुबे जी चुप नहीं होते हैं तो अल्पना जी को बुला लिया। गौरीशंकर जी, हम जैसे जनसंख्या की तो बात कर रहे हैं, मैं जनसंख्या पर बोल रहा हूँ, ये बोलने ही नहीं देंगे मेरी बहन को। भाई साहब इसलिए तो बुलाए आज, आप किसी को बोलने नहीं देते थे तो आज अल्पना जी को बुला लिए। आपका वोट बैंक गिर रहा है। 90 के दशक में मुझे बताइए तो शिक्षा चलती थी, आप मुझे ये बताइए कि आप इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है मुस्लिम समुदाय को? इस बात से सहमत क्यों नहीं है? और दूसरी चीज बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? मुझे लगता है 4 बच्चों से ज्यादा आपके पास नहीं दिए होंगे। चले ठीक है। एक मिनट अल्पना जी, 1 मिनट अल्पना जी, 1 मिनट रुकेगा थोड़ा आप, 1 मिनट। नवीन दुबे जी अपनी बात 1 मिनट में पूरी कर दो आप। साइटों पर मजदूरी करते हैं, उनकी शिक्षा के लिए क्या प्रोविजन किए आपकी योगी जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने? आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मुद्दे की बात करता हूँ, बेसिक चीज ये देश के अंदर शिक्षा की और शिक्षा की अनिवार्यता। चलिए ठीक है सर, ठीक है दुबे जी, ठीक है। समय निकल जाएगा। 1 मिनट समय निकल जाएगा। मैं अमिताभ जी के पास में आ रहा हूँ। 1 मिनट अल्पना जी, 1 मिनट आप दोनों रुकिएगा थोड़ा सा, आप दोनों रुकिए। 1 मिनट दोनों रुकिएगा थोड़ा सा, आप दोनों रुकिए थोड़ा सा। 1 मिनट अल्पना जी, नवीन दुबे जी थोड़ा सा रुकिए। अमिताभ, नवीन दुबे जी थोड़ा सा रुकिए। भाई साहब देश के चारों कोनों से संविधान से चलेगा। चलिए ठीक है, हो गया ना। अब चल अमिताभ जी के पास आ रहा है। अमिताभ जी एक बात बताइए,
आप देख रहे हैं ना सर, अजय अरोड़ा जी कुछ और बात कर रहे हैं, अल्पना जी कुछ और बात करती हैं, नवीन दुबे जी कुछ और बात करती है। कभी कभी इनकी बातें समझ में नहीं आती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी देश के अंदर इस तरह की बहस होती है कि कभी कभी समझ में नहीं आता है कि कौन क्या सोच रहा है, किसका क्या कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ, राजनीति क्या है इसमें सर? इसमें देखिए, सब लोग अपने वोट बैंक के लिहाज से सोचते हैं और उसी के हिसाब से जवाब बनाते हैं अपना। तो राजनीति तो है ही। मुश्किल ये है कि आप किसी भी एक समुदाय के दृष्टिगत देश के नियम कानून संविधान सबको नहीं तोड़ सकते। नियम कानून और संविधान सबके लिए है, जब लागू होंगे तो सबके लिए लागू हों, और इसमें कोई दो हिस्से दो तरीके नहीं होने चाहिए। तो इन सबको समझना चाहिए कि भैया देश में जो भी कानून बन रहा है, कोई भी संविधान आ रहा है, वो सबके ऊपर बराबर लागू हो। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक वर्ग कई कानूनों पे एकदम खुलकर विरोध करता है, मुखर होकर विरोध करता है। तो उनको समझाने के बजाय अगर आप उनको प्रश्रय देने लगे, उनका समर्थन करने लगे, तो देश की जो व्यवस्था है उसमें गड़बड़ी होती है। मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं कि एक देश एक कानून होना चाहिए। किसी को तुष्टिकरण भी मत, किसी को बढ़ावा भी मत दीजिए और किसी को दबाइए भी मत। भाई हर आदमी इस देश का नागरिक है और इस देश की जरूरतों के हिसाब से हर व्यक्ति को सोचने समझने और करने का अधिकार है और उसका कर्तव्य भी है। हम ये सोचते हैं कि कुछ लोगों को कर्तव्य से मुक्त किया जाए, तो वहीं पे गड़बड़ियां होती हैं। और मात्र इसलिए मुक्त किया जाए कि वो हमें वोट देगा, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। वैसे सभी लोग सहमत हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। सबको खतरा दिख रहा है कि जनसंख्या अनियंत्रित होगी तो क्या हालत होगी। केवल प्राकृतिक संसाधनों की बात नहीं है, सब कुछ है सर इसमें, सब कुछ इसमें आता है। सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाने की बात है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे राजनीतिक दलों को मिलकर साथ आना चाहिए और जो भी निर्णय होता है, हर एक दल जो है कानून बनाता रहा है तो उसे पता है कि कानून की प्रक्रिया क्या है और देश की जरूरत क्या है। तो क्या अमिताभ सर, एक लगे हाथ एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में एकदम से अचानक स्ट्राइक किया ये सवाल। क्या आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो राजनीति है, ठीक है, इस राजनीति में किसे फायदा होगा किसे नुकसान होगा, इसका आकलन करना थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इस राजनीति में फिलहाल बीजेपी का जो पैरामीटर है इस पूरे मसले को लेकर, या बयानबाजी जिस तरह से आती है बड़े नेताओं की, आपको नहीं लगता है कि इस पूरे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बीजेपी को फायदा ज़्यादा है? वैसे कई चीज़ें जब आरएसएस के कई बड़े नेताओं की तरफ से बयानबाजी की गई कि हिंदुओं को 2 से अधिक बच्चे चाहिए, क्या कन्फ्लिक्शन जैसी स्थिति नहीं होगी? कई सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ एक साथ। नहीं, इसमें कोई ऐसा नुकसान या फायदा वाली बात इसलिए नहीं आप देख सकते हैं कि बीजेपी ऑलरेडी जिन लोगों को अपना वोट बैंक नहीं मानती है, तो उसको इससे कोई फायदा होने जा रहा है ऐसा तो वो सोच नहीं सकती है। ठीक है ना? और जिनको लगता है कि वो उनका वोट बैंक है तो वो उसको तसल्ली देने की कोशिश करेंगे या उसके पक्ष में कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत स्वाभाविक बात है। देखिए, राजनीतिक हित जो है ना वो सर्वोपरि होते हैं। हर व्यक्ति अपने ढंग से सोच रहा होता है कि वो बेहतर कर रहा है और देश के लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। ये ठीक उसी तरीके से कई बार आप देख रहे होते हैं कि किसी व्यक्ति ने कहीं पे अवैध कब्जा करके मकान बना लिया और रह रहा है, उसने कुछ जैसे भी तरीके से बना लिया। जब मकान तोड़ा जाता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई मकान तोड़ा नहीं जाए, वो गरीब है, ऐसा है वैसा है। लेकिन इस बात को हम नहीं समझते कि ये अव्यवस्था की बात है। सही बात, अगर बहुत बढ़िया बात, आपको ऐसा लगा है तो आपने उसके लिए मकान की व्यवस्था क्यों नहीं की उचित तरीके से? जब आप सत्ता में थे, आप भी 10-10 साल सत्ता में रहे, आपने इस ढंग से काम नहीं किया कि हर गरीब व्यक्ति के जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी हो जाएं, ताकि वो सुन रहे हैं ना भाई साहब, अजय अरोड़ा जी, नवीन दुबे जी, कुछ समझ में बात आ रही है सर अमिताभ जी की? आप लोग बस कहते हो शिक्षा ये वो है ना, आप लोग को भी मौका मिला था, क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं किया ना। आज की स्थितियों में जनसंख्या नियंत्रण एक जरूरत है। आता हूँ सर, आता हूँ, बात पूरी होने दीजिए अमिताभ जी की, बात पूरी होने दीजिए। हम सभी को मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए और कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अभी की बातचीत से तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस इसके विरोध में है। दोनों चाह रहे हैं कि ये लागू होना चाहिए। उनका खाली इतना ही कहना है कि आप एक समुदाय को डायरेक्टली इंगित मत कीजिए, बल्कि समान ढंग से इसको लागू करने की कोशिश कीजिए। मेरे राय में भाजपा भी यही कोशिश कर रही है। हाँ, मैं भी यही समझ रहा। अजय अरोड़ा जी क्या कहना चाहिए? 1 मिनट सर, 1 मिनट।
नहीं, आपने एक प्रश्न किया था कि आप सुन रहे हो, हम बिल्कुल सुन रहे हैं और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, 8 साल उनको हो गए, हम तो देश के साथ हैं, देश की आवाम के साथ हैं, हमने कम मना किया। और दूसरी बात, सबसे शुरुआत हमने की, हम एक काम करते हैं आपके आज इस डिबेट में, जैसे भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं है जिस प्रकार से शब्दों का उच्चारण किया। अब ये आरोप तो अभी तुरंत अल्पना जी आपके ऊपर लगा देंगे, ये सब क्यों कहते हो आप? किसको कितना समझ है, सवाल क्यों उठाते हो भाई साहब? अग्नि में मुझे ये बताइए कि अग्नि में गिरिराज जी ने, अग्नि में घी किसने? मुझे ये बताइए कि अगर भाजपा समस्या की बात कर रही है तो इनको दिक्कत क्या है? अजय जी मुझे बताइए, क्या हिंदू के 12 बच्चे हैं? क्या हिंदू 4 शादी करते हैं? क्या जैन 4 शादी करते हैं? क्या पारसी 4 शादी करते हैं? सिर्फ मुस्लिम समाज है जो 4 शादी करता है? तो स्वाभाविक कानून सबके लिए बनेगा, लेकिन बात समस्या क्यों हो रही है मेरे बड़े भाई? आप इसको नहीं समझ रहे हैं। आप इसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं, जो 70 सालों से आपने अपनी आंखों पर लगा रखा है। हमारा बहुत बढ़ गया। कानून भैया सबके लिए बनेगा, लेकिन विषय ये है कि अगर बात की जा रही है तो उससे दिक्कत क्या है आपको? अगर मेरे भाई आप मुझे ये बताइए, अगर मुस्लिम समाज ज्यादा जनसंख्या बढ़ा रहा है, उस पर अगर हम बात करें तो चलिए अल्पना जी, समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। और अमिताभ जी जो बात कह रहे थे, मैं उनकी बात से बड़ा सहमत हूँ। बाकी बीजेपी क्या कह रही है, अजय अरोड़ा जी क्या कह रहे हैं, नवीन दुबे जी क्या कह रहे हैं, ये सब जनता के फीडबैक पर छोड़ दीजिए। बाकी मैं अमिताभ जी की बात से बहुत सहमत हूँ कि अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है तो कानून एक होना चाहिए। कानून के हिसाब से देश को चलाने की ज़रूरत है। जनसंख्या को लेकर भी एक कानून बनाएं, ताकि अगर 1 रुपये की कमाई हो तो उसका सही बंटवारा सभी में हो, ना कि छीना झपटी आपाधापी जैसी स्थिति बनी रहे, जो कि इस वक्त देश में है ना। बाकायदा मैं किसी के ऊपर इंगित नहीं कर रहा हूँ, ऐसा होने की आशंका है, इसलिए इस तरह की बहस हो रही है। आप सभी यहाँ पर आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।